रुकावट के लिए खेद है। अभी तक हम लोगों ने जिन बिंदुओं पर चर्चा की है, एक बार फिर से हम लोग उन बिंदुओं को अगर देख लेंगे तो पुनः हम सभी आगे की पाठ की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो इस क्रम में भाषा के अर्थ के बारे में हमने चर्चा कर ली, जिसमें उसके व्यापक रूप में प्रयुक्त होने, संयुक्त रूप में प्रयुक्त होने, भाषा की क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। उनके विविध रूप क्या क्या हैं, इनकी भी चर्चा हो गई, जिसके अंतर्गत मैंने एक वृत्त के द्वारा मातृभाषा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं तक की चर्चा की थी। और उसके बाद हम लोगों ने गद्य शिक्षण की महत्ता की चर्चा की, जिसके अंतर्गत उसके महत्व के रूप में भी हमने इन बातों को दर्शाने का प्रयास किया कि वो मातृभाषा के रूप में उसकी क्या महत्ता है, प्रादेशिक भाषा के रूप में उसकी क्या महत्ता है, और राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में उसकी क्या महत्ता है। अब मैं गद्य पाठ की शिक्षा की ओर आना चाहूंगा, क्योंकि आज की मुख्य बात जो होनी है वह है गद्य पाठ के शिक्षण। बच्चों को हम जब किसी गद्य पाठ के किसी विधाओं को दर्शाने जा रहे हैं तो वहां पे हमें किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये जब चर्चा आरंभ हुई तो मैंने उसमें यह स्पष्ट किया था कि गद्य शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य हैं प्राथमिक कक्षाओं के लिए अलग हैं, उच्च कक्षाओं के लिए अलग हैं, और विशिष्ट विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो प्राथमिक कक्षाओं में एक नहीं के बराबर उन्हें विशिष्ट उद्देश्य कर सकते हैं, जबकि आपका उद्देश्य होना चाहिए बच्चों को केवल लिपि की जानकारी, शब्द की जानकारी, थोड़ा उनमें एक जागृति पैदा करने की भावना, ये आपके अंदर होनी चाहिए। और उच्च कक्षाओं के लिए हमें विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य की विधा के अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं, जो गद्य विधा है उसके अंतर्गत जो हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, उनके विशेष जो संदेश हैं कवि या कहानीकार या रचनाकार के द्वारा, उन संदेशों को हमें स्पष्ट करना चाहिए जो हमारा प्रमुख उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो अब मैं चलूं गद्य पाठ की ओर। तो गद्य पाठ को कैसे बच्चों के बीच हमें ले जाना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए, इसके लिए उनके विभिन्न अंगों की चर्चा करनी जरूरी है। इस क्रम में मैं रेखा चित्र के माध्यम से मैं अभी श्वेत पट की ओर जाऊंगा, और मैं उस रेखा चित्र के माध्यम से अगर उम्मीद है कि स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा तो शायद आप जब गद्य पाठ पढ़ाने के लिए बच्चों के बीच जाएंगे तो उन पादानों पर विशेष ध्यान देंगे। तो ये जो क्रम है, जैसे हम एक ऊंची मंजिल पर जाने के लिए विभिन्न पादानों को चढ़ते हुए पहुंचते हैं, उसी तरह गद्य शिक्षण के जो मूल उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पाने के लिए हमें उन पादानों पे चलना पड़ेगा। इस क्रम में जो श्वेत पट हैं मैं उनमें इन बातों को दर्शाने का प्रयास करूंगा। उसमें सबसे पहली कड़ी आती है वह है वाचन। तो इन्हें मैं यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूंगा। वाचन सबसे प्रमुख कड़ी होती है। इसके बाद वाचन और पठन कुछ धारणाओं में ये बच्चों में आती है या कुछ लोगों में ऐसी होती है कि पढ़ना और वाचन में क्या अंतर है। तो वाचन जो है वो केवल मूल बातों को पढ़ देना, और पढ़ने में जब हम उस पढ़ने की पद्धति का इस्तेमाल करते हैं या उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का, अब एक पढ़ना शब्द है तो पढ़ने का अर्थ होता है कि हम जिस पाठ को पढ़ा रहे हैं या बच्चा जिस अंश को पढ़ रहा है उसके अर्थ को भी ग्रहण करते चलना है। वाचन में अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पठन में या पढ़ने में अर्थ ग्रहण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये वाचन सबसे प्रमुख कड़ी है। तो वाचन में भी जो बात है वो आती है इन रेखा चित्र के माध्यम से आप देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले है वह है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन
यानी शिक्षक जिस पाठ को प्रस्तुत करने जा रहा है उस पाठ का आदर्श वाचन करना है कि उन पंक्तियों को, उन शब्दों को उसी के ढंग के रूप में बोलना है जो बच्चा ठीक भली भांति उसको सुनता चले। तो ये आदर्श वाचन जो होता है वो शिक्षक के द्वारा होता है। यानी आप जब कक्षा में जाएंगे तो सबसे पहले हिंदी गद्य पाठ के क्रम में उस पाठ का जो आरंभिक अंश है उस अंश का आदर्श वाचन करेंगे। और इस क्रम में ध्यान देना है कि अब एक बात और भी उठती है कि आदर्श वाचन क्या पूरे पाठ का होना चाहिए या किसी खास अनुच्छेद का होना चाहिए। तो ये आप ध्यान देंगे कि आप अगर आज कक्षा में, क्योंकि कक्षा का समय निर्धारित है 40 मिनट, 45 मिनट या आधा घंटा, जो भी आपकी कक्षा निर्धारित है, उस निर्धारित समय में ही अपनी बात को, अपनी पाठ को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो उस आधार पे ये देखना है कि आप कितने अंश का पठन करेंगे जो बच्चा वहां तक पढ़े। और वाचन करने के बाद जो इसकी दूसरी कड़ी है वो है व्याख्या। वाचन के बाद आता है व्याख्या, और तीसरी कड़ी में आते हैं वो है विचार विश्लेषण। तो पहले हम पहले वाचन की ओर चलते हैं। आदर्श वाचन शिक्षक करेंगे तो मैंने कहा केवल आप उन्हीं अंशों का पाठ करेंगे जितना अंश आपको समझाना है। अगर आपके पास समय कम है तो एक अनुच्छेद या दूसरा अनुच्छेद तक ही आप पढ़िए, पूरे पाठ को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन होता है जो सस्वर होता है। आपकी आवाज आनी चाहिए, आप बच्चे को जो बोल रहे हैं बच्चा उसको सही ढंग से समझ ले। और इस क्रम में प्रमुख ध्यान देने वाली बात यह होती है कि आप जब आदर्श वाचन कर रहे हैं तो उस क्रम में शब्द की प्रस्तुति जो है वो महत्वपूर्ण है। यानी महत्वपूर्ण क्यों है? तो इस दृष्टिकोण से उसके उच्चारण अच्छे होने चाहिए। यानी शब्द में आप जानते हैं हिंदी के शिक्षक के नाते, क्योंकि श्रुति संभिन्नार्थक शब्द को आपको ध्यान में रखना है। जब आप उच्चारण कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों में जो ध्वनि है वो थोड़े से अंतर में अपने अर्थ को वो शब्द अपने अर्थ को बदल देता है। तो अगर आप बता रहे हैं किसी बच्चे को एक ऐसा शब्द, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं, जैसे एक अंश शब्द है, दूसरा अंश, ये आप सभी जानते हैं, केवल मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करके स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब आप इस अंश का उच्चारण उस पाठ में कर रहे हैं तो आपको अंश बोलना है, क्योंकि ये दंत सौ है। दंत सौ का उच्चारण जैसे होना चाहिए उसी तरह से करना है। क्योंकि अगर इस दंत स्व का उच्चारण नहीं करके आप तालव्य स्व का उच्चारण कर रहे हैं श, और दंत स्व है स, तो ये बहुत अंतर है आपके उच्चारण में। लेकिन बच्चा कैसे उसके अर्थ को पकड़ेगा, ये जरूरी है कि आपका उच्चारण सही होना चाहिए। तो जब ऐसा शब्द आपके सामने आता है, संभिन्नार्थक शब्दों वाले शब्द या अन्य शब्द जिसके अर्थ बदलते नजर आ रहे हो, तो उसका सटीक उच्चारण होना चाहिए। और फिर जब आप आदर्श वाचन कर लेते हैं तो इस आदर्श वाचन के बाद एक जो कड़ी आती है वो होती है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन जैसा शिक्षक शीर्षक है अनुकरण, माने उसका नकल करना। मतलब जब आप किसी पाठ को प्रस्तुत करते हैं बच्चों के समक्ष, ठीक उच्चारण वैसा होना है। केवल उच्चारण ही नहीं देखना है, आपको गति भी देखनी है कि वो शब्द या वाक्य की गति क्या है, कहाँ भी विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है तो हमें भी उस विराम चिन्ह के अनुरूप चलना होगा।
अगर वहाँ अल्प विराम है तो आपको अल्प विराम करना पड़ेगा, अगर वहाँ पूर्ण विराम है तो वाक्य की समाप्ति पर आपको पूर्ण विराम दर्शाना होगा। ये बताना नहीं है, बल्कि आपको स्वतः जब आप किसी पाठ को पढ़ रहे होते हैं तो आप उसी ढंग से पढ़ेंगे। जैसे मैं बाजार जा रहा था, वह आ रहा था, तो यहाँ कॉमा है जिसको अल्प विराम के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। तो वो बाजार जा रहा था, वो आ रहा था, ऐसा अगर हम बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि वह एक ही वाक्य, कहीं अल्प विराम नहीं है। तो हमें इस तरह के उच्चारण का हमें ध्यान रखना चाहिए और उसी तरह से उच्चारित होना चाहिए। तो इसमें मैंने कहा शब्द की प्रस्तुति करने में उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी गति, उसके विराम चिन्ह, ये आपके उच्चारण, शब्दों के उच्चारण, वाक्यों की प्रस्तुति में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके पूर्व आपको छात्रों को निर्देश देना चाहिए कि जैसा मैं बोल रहा हूं आपको उसके अनुरूप पाठ करना है। इसलिए मेरे द्वारा किए गए उच्चारित शब्द और मेरे द्वारा किए गए वाक्य, प्रस्तुत वाक्य, उसकी जो ध्वनि है उसको भली भांति समझो और वैसा ही अनुकरण करना है। तो इसीलिए दूसरे वाचन की जो दूसरी कड़ी होती है वो है अनुकरण वाचन। तो बच्चा आपका अनुकरण करेगा, शिक्षार्थी आपका अनुकरण करेगा। अब अनुकरण करने की भी दो बातें आती है इस कड़ी में। अनुकरण बच्चा क्या करता है, तो पहले वो सस्वर अनुकरण करता है, यानी आपने सस्वर वाचन किया और बच्चा या बालक या बालिका यानी शिक्षार्थी ठीक आपके उच्चारण किए गए शब्दों और वाक्यों को उसी ढंग से अनुकरण करके प्रस्तुत करेगा। ये सस्वर हुआ। और इसके दूसरे अंश में आते हैं वो होते हैं मौन। तो जब अनुकरण वाचन पाठ का आपने माने दो अनुच्छेद आपने अनुकरण कर, आपने आदर्श वाचन कर लिया दो अनुच्छेदों का, तो छात्र उसी दो अनुच्छेदों का अनुकरण वाचन करेंगे। जो आपने चूंकि सस्वर किया तो वो भी सस्वर करेंगे। इस क्रम में ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चा जब पूरा उस पाठ को पढ़ ले जो आपके लिए सुनिश्चित किए गए हैं, एक अनुच्छेद या दो अनुच्छेद, वो अनुच्छेद पाठ की समाप्ति के बाद शिक्षार्थी कहाँ पर उच्चारण गलत उसने किया, उसने गति का ध्यान नहीं रखा, उसने विराम चिन्ह का ध्यान नहीं रखा, तो बच्चों के अनुकरण वाचन के पश्चात उनको आप स्पष्ट करेंगे कि ये चीज हमें ध्यान देना, देखो मैं फिर उस तरह से कैसे मैं बोलता हूँ। तो ये शिक्षक का कर्तव्य होता है कि शिक्षार्थी अगर किसी पाठ का अनुकरण वाचन कर रहा है तो बीच में उसे टोके नहीं, क्योंकि इससे उसके पाठन की जो गति है, वाचन की जो गति है, वो व्यवधान खड़े होते हैं। तो हमें उसको व्यवधान नहीं खड़ा करना है, उसे समझाना है। इसलिए उसके जो सुनिश्चित पाठ आपने जो उसे दिए हैं, उस पाठ की समाप्ति के पश्चात उनमें जो त्रुटियां आई हैं उन त्रुटियों को पुनः स्पष्ट करना चाहिए। और उस क्रम में पुनः आपका आदर्श वाचन होगा जो सटीक रूप से उन बिंदुओं को ध्यान में रखे होगा और उस बच्चे को यह ध्यान देने के लिए कहेंगे कि देखो ये कैसे उच्चारण हो रहा है। बच्चों की गलतियों को गिनाना शिक्षक का कभी भी कर्तव्य नहीं होना चाहिए। बच्चा स्वयं अपनी गलती अगर महसूस करता है तो उसमें सुधारात्मक प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए उन्हें हमें नकारात्मक प्रवृत्ति का विकास नहीं करना है। उन्हें बीच में टोक करके या अंत में कि तुमने इसको गलत बोला, इसने गलत किया, इसका प्रयोग न करके आप स्वतः अनुकरण वाचन करेंगे और बच्चों का ध्यान अपनी पाठ की ओर आकर्षित किए रहेंगे, तो उस कड़ी में बच्चा आपके पाठ को भली भांति समझेगा और फिर उसके अनुरूप पाठ करेगा। और यहीं पे अगर आप उसे कुछ व्यवधान खड़ा करके उनके नकारात्मक बातें बोलेंगे तो बच्चे में भी नकारात्मक सोच का विकास होगा। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी हमें नकारात्मक बातें बच्चों के सामने प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। तो ये अनुकरण वाचन के पादान पे जब हम आते हैं तो सस्वर वाचन बच्चा करता है, शिक्षार्थी करता है, और ये ध्यान देना है ये सस्वर वाचन एकल होना चाहिए।
एकल मतलब अकेला। एक बच्चे को आप खड़ा कर लेंगे और उसमें कोई जरूरी नहीं कि आगे के बेंच में बैठे हुए बच्चे हो या पीछे, आप हर जगह से एक एक बच्चे को उठा करके खड़े करके उनसे पूछेंगे और सस्वर वाचन के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं एकल वाचन। अकेला वो प्रस्तुत करता है, अकेले वो अपनी गलती को महसूस करता है। लेकिन पूरी कक्षा बच्चे द्वारा यानी शिक्षार्थी के द्वारा प्रस्तुत उस पाठ को सुनता है, शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत उस पाठ को वह भी सुनता है और दोनों में यह अंतर महसूस करता है कि हमें सही क्या करना है। तो इससे पूरी कक्षा आपके पाठ से प्रभावित हो जाती है और वो उस पाठ को भली भांति समझ लेता है। अब आती है बात मौन पाठ की, जो मैंने रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस मौन पाठ पर यानी आदर्श वाचन शिक्षक ने किया, अनुकरण वाचन छात्र ने किया, अब इसके बाद मौन वाचन होता है। तो मौन वाचन की दो स्थिति होती है। एक स्थिति यह है कि आप जब शिक्षार्थी जब अनुकरण वाचन कर लिया तो फिर आप सभी छात्र छात्राओं को इंगित कर कहेंगे कि अब आप किसी एक को नहीं बल्कि पूरी कक्षा को ये कहेंगे कि आप सभी इस पाठ का पाठ्यांश का मौन वाचन करें, यानी उसमें स्वर नहीं होगा। और इसका फायदा ये होता है कि वो चुपचाप से उन अंशों को पढ़ेगा और उन अंशों के अर्थों को भी समझेगा। तो इस मौन पाठ की कड़ी में बच्चे का पहले तो शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो बच्चे को प्रेरित करे कि आप शांत भाव से इन अंशों को पढ़िए और उन अंशों में जो कठिन शब्द आ रहे हैं उनके अर्थों को जानने की कोशिश करिए, अन्य शब्दों से जोड़ते हुए। अब मैं आगे इसको और भी स्पष्ट करूंगा कैसे अन्य शब्दों की सहायता से हम अर्थ को भी जान सकते हैं। बहुत से ऐसे क्लिष्ट यानी कठिन शब्द होते हैं जो बच्चे नहीं समझ पाते, लेकिन वाक्य में जब प्रयुक्त करते हैं तो बच्चा समझ लेता है इसका अर्थ क्या है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, एक मुहावरा है 9 2 11 होना। अब बच्चे को तो आपने सीधा बता दिया 9 2 11 होना यानी भाग जाना, तो ये बच्चा उस अर्थ को केवल याद कर लेगा, लेकिन आप उससे ही उद्बोधित कराइए। तो मौन पाठ में भी बच्चा कैसे अपने को सीखेगा, जैसे आप उदाहरण के रूप में मैं बताया कि 9 2 11 होने का चोर सिपाही को देखकर 9 2 11 हो गया, वाक्य में प्रयोग करके बताइए। तो वो बच्चा ये स्पष्ट रूप से एक छवि उभरेगी, एक सिपाही है एक चोर है जो सिपाही को देख के भाग गया। तो वो अपने मन में बैठा लेगा कि 9 2 11 होने का मतलब भाग जाना। वो शब्दार्थ नहीं जान रहा है लेकिन वो उन भावार्थ से शब्दार्थ बना देगा। तो इसलिए हमें मौन पाठ में इन अंशों को देखना चाहिए। लेकिन एक बात और उभर कर आती है, वह यह है कि ये मौन पाठ जो है वो सामान्य रूप से अनुकरण वाचन के क्रम में आना चाहिए, विशिष्ट रूप से नहीं। क्यों कि मौन पाठ में शब्दों के अर्थों को उनके भावों को बच्चा उतनी तरीके से नहीं समझ पाता, क्योंकि आपने तो उतना समझाया नहीं। आपने तो केवल सस्वर वाचन किया, बच्चा ने उसी पर बच्चा या शिक्षार्थी ने उसी को सस्वर वाचन किया, अब वो उसके अर्थ को हृदयंगम नहीं कर सका, तो मौन पाठ में वो अर्थ नहीं समझ पाए। इसलिए कुछ विद्वानों का कहना है कि हम वाचन का कार्य समाप्त करने के बाद ये मौन पाठ जो है सामान्य रूप से कराएं और व्याख्या की स्थिति में जब आए उसके बाद जो मौन पाठ होगा वो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। इस कड़ी में जैसे व्याख्या है, ये व्याख्या शिक्षक करेंगे, शिक्षक द्वारा व्यवस्था भी ऐसी होगी तो उनको आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। अब इस कड़ी में जो सबसे